छात्रों, आज का प्रश्न है वैश्वीकरण क्या है? प्रौद्योगिकी व वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाले कारकों को लिखिए। वैश्वीकरण क्या है? तो देखो, वैश्वीकरण जो है विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध व एकीकरण यानी कि एकता स्थापित करना वैश्वीकरण कहलाती है। आपस में विभिन्न देशों के बीच आपस में एकता स्थापित करना वैश्वीकरण कहलाती है, विश्व में एकता। इसके अंतर्गत विदेशी व्यापार अवरोधों में छूट प्रदान की जाती है और पूंजी व श्रम का स्वतंत्र आवागमन होता है। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कुछ कारक हैं जो वैश्वीकरण को सुगम बनाते हैं और आसान बनाते हैं। देखो, हमारे चैनल SSTY JK सर को आप सब्सक्राइब करते चलें, लाइक व शेयर करते चलें। इसमें वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक हैं, पहला है तकनीकी प्रौद्योगिकी का योगदान। तो ये तकनीकी प्रौद्योगिकी के योगदान के माध्यम से भी वैश्वीकरण को संभव बनाया गया है। परिवहन व संचार का विकास हुआ है, पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकास हुआ है और इतने तेज गति से चलने वाले परिवहन के साधन हैं। विदेशी व्यापार जो होता है वह ज़्यादातर जल मार्ग के माध्यम से होता है, तो जल मार्ग का भी बहुत विकास हुआ है और वायु मार्ग से भी विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला है। अगला, उदारवादी नीतियां, कुछ नियमों में ऐसी ढील लाई गई है, नियम ऐसे संतुलित बनाए गए हैं कि बहुत कठोर नियम नहीं है कि जिसका पालन ना किया जाए। नियमों में थोड़ी छूट रहती है तो एक देश दूसरे देश के संपर्क में आकर और व्यापारिक नीतियों को आसानी से आदान प्रदान कर लेता है। अगला है विश्व व्यापार संगठन WTO की भूमिका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, नहीं तो एक दूसरे के देश जो हैं आपस में उनमें तालमेल बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। अभी आपने देखा होगा अमेरिका ने भारत पर जो है बहुत बड़ा टैरिफ लगा दिया, चीन पे भी लगाया, भारत पे तो 50% टैरिफ लगा दिया। टैरिफ का मतलब ही यही है कि आयात की जाने वाली वस्तुओं पर एक प्रकार से रोक लगाना, क्योंकि व्यापारिक समझौता तो है, वस्तुएं तो आपको लेनी पड़ेंगी क्योंकि एक व्यापारिक समझौता है उसके तहत, लेकिन टैरिफ बढ़ाने का उनका अपना व्यक्तिगत मामला होता है, तो उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया। जब हम किसी वस्तु पर टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ एक प्रकार का कर है, टैक्स है, घरेलू कर, आयात की जाने वाली वस्तुओं पर कर, तो वो वस्तु बाजार में महंगी हो जाएगी। किसकी अपेक्षा? जो घरेलू वस्तुएं हैं, घरेलू मतलब उनके देश में जो वस्तुएं तैयार हो रही हैं वो वस्तुएं सस्ती होंगी और हमारे देश से जाने वाली वस्तुएं जिन्हें वो खरीदते थे उन्होंने महंगी कर दी, अधिक टैक्स लगा दिया, कर ज़्यादा वसूलने लगे। तो महंगी वस्तुएं आदमी क्यों खरीदेगा जब उसे सस्ती वस्तुएं मिल रही हैं? तो उससे उसे एक लाभ ये मिला कि उसे अपने देश का जो है उनके रोजगार, स्वदेशी वस्तुएं थी वो अधिक मात्रा में बिकने लगी और देश को आमदनी बहुत अधिक बढ़ गई थी। और हमारे देश को क्या नुकसान हुआ? टैरिफ बढ़ने से हमारी वस्तुओं का निर्यात घट गया, जिससे कि हमारे देश की आमदनी घट गई थी। तो ऐसी स्थिति आ जाती है। अगला, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां, एक देश से दूसरे देश में अनेक कंपनियां नियमों के माध्यम से स्थापित की जाती हैं, जिससे उद्योगों को आसानी से विकसित किया जा सके। अगला है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का मतलब एक दूसरे में जब प्रतियोगिता होती है तो इसमें उपभोक्ता को लाभ होता है। क्यों? क्योंकि एक तो वस्तु के रेट जो हैं, मूल्य हैं, वो एक संतुलित रहेंगे और वस्तु की क्वालिटी अच्छी रहेगी। खराब क्वालिटी व्यक्ति नहीं खरीदेगा, क्यों? दूसरी कंपनी देने को तैयार है। तो ऐसी स्थिति में प्रतिस्पर्धा बहुत जरूरी है। अगला, विकासशील अर्थव्यवस्था के अनुभव। कुछ विकासशील अर्थव्यवस्था के अनुभव भी रहे हैं, वो आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको एक एक को हम विस्तृत थोड़ा सा समझते चलेंगे। जैसे तकनीकी प्रौद्योगिकी का योगदान, इसमें इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर के कारण आज दुनिया की किसी भी कोने की जानकारी सेकंडों में आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है। जैसे आज हमें किसी वस्तु के रेट की जानकारी विदेशों से लेनी है तो बहुत ही जल्दी आसानी से जानकारी मिल जाती है। अगला है परिवहन का विकास। तो तेज चलने वाले यातायात वाहनों जैसे
वायु व जलयान, वायुयान व जलयान ने व्यापार को सुगम बनाया है, क्योंकि जलयान के माध्यम से पहले जलयान बहुत धीमी गति से चलते थे, लेकिन अब उनकी स्पीड बहुत बढ़ गई है, वायुयानों की भी बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण उस चीज़ को जो दुगने समय में होती थी उससे आधे समय में वो चीज़ पूरी हो जाती है। तो ये भी अच्छा है व्यापार के लिए। अगला है उदारवादी नीतियाँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सरकारी बाधाओं जैसे टैरिफ व लाइसेंस नीति में शिथिलता रखना। टैरिफ अभी हमने बताया था आपके लिए, आयात की जाने वाली वस्तुओं पर कर, वो टैरिफ कहलाता है। और लाइसेंस नीतियों में भी छूट की गई तो आसानी से लाइसेंस बन गए और एक देश से दूसरे देश में लोग व्यापार करने लगे थे। अगला है विश्व व्यापार संगठन WTO की भूमिका। इसमें विकासशील देशों का समर्थन करना, व्यापारिक विवादों को निपटाना, क्योंकि विकासशील देश जो ऐसे होते हैं उनका, क्योंकि अभी उनका पूरा विकास नहीं हो पाया है, विकास की ओर अग्रसर हैं, तो उन्हें मदद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिसके कारण वो अपने देश का ठीक से विकास सुचारू रूप से कर सकें। अगला है जैसे सुलझाना, विवादों को सुलझाना, व्यापार को बढ़ावा देना, टैरिफ को कम करना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार। वैश्वीकरण बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं तथा सेवाओं का आदान प्रदान कर रहा है। इससे देश एक दूसरे के निकट आते हैं और आपस में देशों के बीच क्या होता है, मित्रवत व्यवहार बढ़ता है, संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि एक देश से लोग दूसरे देश जाते हैं और वहाँ जाकर विचारधाराओं का आदान प्रदान होता है, जिससे। अगला है प्रतिस्पर्धा। विभिन्न देशों की कंपनियां स्थानीय एक दूसरे के देशों के मुकाबला कर रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता व कम कीमत में वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं। गुणवत्ता भी अच्छी है वस्तुओं की और कीमत भी कम कीमत पर उपलब्ध हो रही है। विकासशील अर्थव्यवस्था के अनुभव। कुछ विकासशील देश वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाकर आर्थिक विकास की ऊंची दर प्राप्त करने में सफल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपना। जैसे चीन देख लें आप, थोड़ी देर के लिए चीन के लिए देखें। चीन विकासशील देश की श्रेणी में आता है और उसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाया, अनेक प्रकार की वस्तुओं को बनाने का काम किया और कम दामों में उसने वस्तुओं को बाजार में बेचा। तो उसका एक ही सिद्धांत है कि यूज एंड थ्रो वाली वस्तुओं को बनाना, उसमें बहुत ज़्यादा मरम्मत नहीं हो सकती। एक बार वस्तु खराब हो गई तो उसे उसकी मरम्मत करना हो जाती है, लेकिन वो टिकाऊ नहीं रहती है। तो उन्होंने ऐसी वस्तुएं तैयार की जो टिकाऊ तो नहीं है, लेकिन वो वस्तुएं थोड़ी कम दामों में मिल गई। इलेक्ट्रॉनिक की बहुत सी चीज़ें अपने भारत में उपलब्ध हो जाती हैं और वो बहुत कम दामों में मिल जाती हैं, तो हमारा जो उद्योग है उससे चौपट होता है। अब चूंकि हमें बात यहाँ की जनता या कोई और लोग कहते हैं कि हम चाइना का विरोध करते हैं, चाइनाई वस्तुएं क्यों खरीदते हैं, तो वो तो खरीदनी इसलिए है क्योंकि हमने जो हमारा व्यापारिक समझौता है उसके तहत वस्तुओं को खरीदना पड़ेगा। जो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगला प्रक्रिया अपनाकर आर्थिक विकास की ऊंची दर प्राप्त की है उसने, किसने, चाइना ने सफल रहे हैं। जैसे चीन है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, कोरिया, इन्होंने। अन्य कारक भी कुछ हैं, जैसे कंप्यूटर, फोन, टेलीविज़न, समाचार पत्र, ये भी इसके कुछ कारण ऐसे रहे हैं जिससे वैश्विक व्यापार को बढ़ावा मिला है और इनसे बहुत तेजी के साथ वैश्विक व्यापार देश का बढ़ा है। प्रौद्योगिकी का वैश्वीकरण की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये प्रश्न उसी में जो प्रश्न होगा उसमें पीछे जोड़ देते हैं एक लाइन कि वैश्वीकरण का, प्रौद्योगिकी का वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रौद्योगिकी ने, तकनीकी के माध्यम से ही पूरे विश्व में जो व्यापार है उसका वैश्वीकरण हुआ है। प्रौद्योगिकी ने संचार, परिवहन और सूचना के आदान प्रदान को कैसा तेज बनाया है, सस्ता और आसान बनाकर वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान की है। तो इस तरह से ये आपका प्रश्न है, इस प्रश्न को आप तैयार कर लें। ये परीक्षा में आपका अनिवार्य रूप से ये प्रश्न पूछा जाएगा और इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लें, क्योंकि बाद में ये ना हो कि हमने इस प्रश्न को तैयार नहीं किया, हमें लगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये प्रश्न परीक्षा में आएगा ही। इसीलिए आप इसे तैयार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। चैनल ये रहा SSTY JK सर।